नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी कहानी में और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर विजय राय ने भेजी है। तो चलिए विजय राय की इस कहानी को पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इससे आपकी और हमारे नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो ज्यादा समय न लेते हुए विजय राय के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विजय राय है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 18 साल से इंडिया के कोने कोने में ट्रक दौड़ा चुका हूं। मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। राखी गढ़ी के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर है जो मैंने अपने पसीने की कमाई से बनवाया। मैं सीधा साधा इंसान हूं और भूत प्रेत जैसी चीजों पर ज्यादा यकीन नहीं करता, पर जो उस रात हुआ उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। 17 अक्टूबर 2022 की रात मैं राखी गढ़ी से नागपुर के लिए माल लेकर निकला था। माल भरा हुआ था और मुझे अगले दिन दोपहर तक डिलीवरी करनी थी। रात के करीब 2 बज रहे थे और मैं मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे 24 पर था। झांसी पार कर चुका था। आंखें भारी हो रही थी, नींद सिर पर चढ़ रही थी। तभी मैंने रास्ते के किनारे एक पुराना ढाबा देखा। नाम था गुप्ता ढाबा। अब यह ढाबा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जबकि मैं इस रास्ते से कम 50 बार जा चुका हूं। ढाबा कुछ अजीब सा लग रहा था, बहुत शांत, जैसे समय रुक गया हो। फिर भी भूख और नींद के मारे में रुक गया। ढाबा मिट्टी के चबूतरे पर बना था। एक पुरानी लकड़ी की छत जिसमें से लाइट बल्ब झूल रहा था। टेबलें पुरानी थीं और कोई आवाज नहीं थी, बस मैं और वो ढाबा। जैसे ही मैं बैठा, एक आदमी मेरी तरफ आया। 40 से 45 साल का, पतला, आंखों में कुछ अजीब सी चमक और आवाज में सर्दी जैसी ठंडक। उसने पूछा, भाई साहब क्या खाओगे? मैंने कहा, आधा प्लेट आलू पराठा और चाय दे दूं। वो मुस्कुराया, जैसा आप कहें, पराठा गरम मिलेगा। जब तक खाना आया मैं मोबाइल में लोकेशन चेक कर रहा था। तभी मेरी नजर उस आदमी के चेहरे पर फिर से गई। जाने क्यों वो चेहरा जाना पहचाना लगा। मैंने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, नीतीश यादव। मैं चौंक गया। तुम झांसी के हो? हाँ, वहीं का हूं। पहले ट्रक चलाता था, अब यहीं ढाबे पर काम करता हूं। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नीतीश यादव, यह नाम मैं भूल नहीं सकता था। 10 साल पहले 2012 में मैंने और नीतीश ने साथ में ट्रक चलाया था। हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक रात जब वह नागपुर से लौट रहा था तो उसकी ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैंने घबराकर पूछा, तुम सच में नीतीश हो? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लोग तो यही कहते हैं कि मैं मर चुका हूं, पर आप तो देख रहे हैं जिंदा हूं। मैं एकदम सन्न रह गया। मैंने जेब से फोन निकाला और नीतीश की पुरानी फोटो खोली। बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें। मैंने डरते हुए पूछा, तुम्हारी मौत नहीं हुई थी उस एक्सीडेंट में? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिसने मौत को देखा है वही जानता है जिंदगी कितनी डरावनी हो सकती है। पर आप खाइए ना, खाना ठंडा हो जाएगा। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। मैं घबरा कर खड़ा हुआ और बिना खाना खाए ट्रक में भागकर बैठ गया। पीछे पलटकर देखा, ढाबा वहीं था, पर अब वहां कोई नहीं था। सुबह उजाला होते ही मैं ट्रक लेकर उस जगह वापस गया। सूरज चढ़ चुका था और धूप से हाईवे तप रहा था, लेकिन जहां रात को गुप्ता ढाबा था वहां सिर्फ खाली मैदान पड़ा था। कुछ जली हुई ईंटें, काली राख के निशान और सूखी घास, जैसे कई साल पहले आग लगी हो और किसी ने फिर उधर कदम ही ना रखा हो। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, चुपचाप। कभी कभी सन्नाटा चीखों से ज्यादा खतरनाक होता है। पास के गांव जाकर पूछा तो एक बुजुर्ग बोला, बेटा वो नीतीश यादव तो 2012 में मर गया था। उस दिन ढाबे में गैस सिलेंडर फट गया था, वो तो पूरा जल गया, किसी को बचाया नहीं जा सका। जब मैं दोबारा ट्रक में बैठा तो डैशबोर्ड पर एक चीज रखी थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। एक पुरानी जली हुई प्लेट पर अझला पराठा था और उस पर मक्खन पिघला हुआ। मैंने वह ऑर्डर ही दिया था जो नीतीश ने मुझे रात में लाकर दिया था, लेकिन मैंने तो खाना खाया ही नहीं। मैं तो भाग गया था। फिर यह प्लेट ट्रक में कैसे आई? उस दिन के बाद से मैं जैसे ही ट्रक लेकर लंबी दूरी पर निकलता, रात के 2:30 पर ट्रक में हल्की ठंडक भर जाती। ऐसी बंद होता था, खिड़कियां बंद होती थीं, फिर भी एकदम सर्द हवा शरीर के अंदर तक घुस जाती और हर बार डैशबोर्ड पर वही प्लेट रखी मिलती।
आज जली हुई रोटी और मक्खन। मैंने कुछ दिन तक नजरअंदाज किया, सोचा शायद थकान और दिमाग का वहम है। लेकिन जब यह सिलसिला हर यात्रा में होने लगा और हर बार 2:30 रात के समय, तब मुझे समझ आया कि यह सिर्फ संयोग नहीं है। एक रात जब मैं भोपाल की तरफ जा रहा था, उसी हाईवे पर एक सुनसान मोड़ पर अचानक ट्रक खुद ब खुद धीमा होने लगा। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य पकड़ में आ गया हो। सिर के पीछे किसी की ठंडी सांसों की आहट आई। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक धुंधली परछाई और कमरे में जले मांस जैसी बदबू भर गई। मैंने चीख कर शीशा देखा, कोई नहीं था। कुछ दिन बाद मैं राखी गढ़ी लौटा। घर पहुंचते ही पुराना एल्बम निकाला, नीतीश के साथ की तस्वीरें देखने लगा जो हमने 2011 की नागपुर ट्रिप में खींची थी। लेकिन एक बात ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। एक फोटो में नीतीश के पीछे वही गुप्ता ढाबा का साइन बोर्ड था और उसके नीचे आग की हल्की परछाई थी। फोटो में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं दिखा था। एक अझला चेहरा पीछे की दीवार पर उभरा हुआ। अब डर इतना बढ़ चुका था कि मैंने फैसला किया ट्रक बेच दूं। लेकिन जब भी कोई ग्राहक आता, ट्रक में बैठते ही उल्टी कर देता या कहता, भाई इसमें तो बहुत बुरी हवा है। कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। एक बार मैंने ट्रक धोया, पूजा भी करवाई, लेकिन वह प्लेट, वो ठंडक और वह बदबू वापस आ जाती। रात 2:30 अब मैं दिन में ही सफर करता हूं। रात को ट्रक बंद करके होटल में रुकता हूं, लेकिन कई बार होटल के कमरे में भी रात के 2:30 दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और बाहर कोई परछाई खड़ी दिखती है, जैसे कोई पूछ रहा हूं, नरेश भाई खाना तो खा लेते। अब कई हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन रात के 2:30 पर मेरी जिंदगी में जैसे एक मोहर की तरह छप गया था। चाहे मैं कहीं भी होता, ट्रक में, होटल में, यहां तक कि अपने घर के कमरे में भी रात के उस वक्त कुछ ना कुछ जरूर घटता। कभी खिड़की हल्की सी खुल जाती, कभी किसी के चलने की आवाज आती और कभी कभी तो मैं टायरों की जलने की गंध तक महसूस करता, वही जो उस रात ढाबे के बाहर आई थी। एक रात जब मैं नागपुर के पास एक लॉज में रुका हुआ था, रात करीब 2:20 पर मेरी नींद खुली। कमरा पूरी तरह बंद था, पर हवा में कुछ अजीब सी घुटन थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। हल्की सी रोशनी फर्श पर गिर रही थी, जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा आधा खोल दिया हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे। उसके होंठ जैसे किसी ने सेले हो। वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर जुबान नहीं थी। हाथ में उसके एक पुरानी रसीद थी, जिस पर लिखा था, 2 पराठे, मक्खन, मीठा दही, नीतीश यादव, 12 अगस्त 2011, गुप्ता ढाबा में ठिठक गया। यह तो वही तारीख थी जिस दिन नीतीश की मौत हुई थी। मैं कुछ बोलता, इससे पहले वह औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी और लॉज की पीछे की दीवार में ऐसे समा गई जैसे वह वहां थी ही नहीं। अब डर सिर्फ रात में नहीं था, अब वह मेरे सपनों में, मेरे रास्तों में, मेरी आवाजों में बस चुका था। एक दिन मैंने एक नया रूट लिया। सोचा उस ढाबे वाले रूट से दूर रहूंगा, पर रास्ते में एक बोर्ड दिखा, गुप्ता ढाबा 3 किलोमीटर आगे। मैं चौंक गया, यह कैसे हो सकता है। मैंने उसी वक्त ट्रक रोका, बाहर आकर देखा। हाईवे बिल्कुल नया था, इस पर वह ढाबा कभी था ही नहीं, पर मैं उस बोर्ड को फिर भी देख रहा था। मैंने किसी लोकल दुकानदार से पूछा, भाई यहां कहीं गुप्ता ढाबा है क्या? वो मुस्कुराया नहीं, उल्टा एकदम शांत हो गया। बोला, भाई साहब आप भी दिखने लगे आपको। जो लोग वो बोर्ड देखते हैं वो कभी वैसा नहीं रहते जैसे पहले थे। कुछ रातों बाद जब मैं अपने घर लौटा, दरवाजा खोलते ही देखा, दरवाजे पर चिपकी थी वही रसीद, लेकिन इस बार जली हुई और उस पर सिर्फ एक लाइन उभरी थी, अब तुम्हारी बारी है, नरेश। उस जली हुई रसीद को दरवाजे से हटाने की हिम्मत मुझे 2 घंटे बाद हुई। मैंने उसे जैसे ही उठाया, मेरी उंगलियां जैसे सुलगने लगी। रसीद पर जले हुए अक्षरों से सिर्फ यही लिखा था, तू भी वहीं आएगा। मैंने वह पर्ची फाड़कर फेंक दी, मगर मेरे मन से वह शब्द नहीं निकले। अब मैं सड़कों पर निकलने से डरता था, लेकिन पेट पालने के लिए ट्रक तो चलाना ही था। एक रात भोपाल से पुणे का सामान लेकर निकला। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे हुए, ट्रक की लाइट अपने आप बंद हो गई। मैंने ब्रेक मारा और उतर कर देखा, सब वायरिंग सही थी। जैसे ही मैं केबिन में वापस चढ़ा, मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर गई। कोई पीछे की सीट पर बैठा था, साया नहीं, एक इंसान जैसा, सामान्य कपड़े, मगर चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिखा। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है तू? कोई जवाब नहीं, बस धीमे से उसने मुंह खोला और बुदबुदाया, 10 साल पहले जो मरा था उसका हिसाब बाकी है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पीछे की सीट खाली थी।
मगर मिरर में अब भी उसका चेहरा था। रात के करीब 3:15 जब मैं एक मोड़ पार कर रहा था, सामने एक झिलमिलाती सी रोशनी दिखाई दी। गुप्ता ढाबा, वही पुराना बोर्ड, वही झोपड़ी नुमा ढांचा, पर यह ढाबा तो अब था ही नहीं। मैंने ब्रेक मारा और उतर कर देखा। जगह तो सुनसान थी, पर वहां की मिट्टी में गाड़ी के टायरों के निशान थे। मैंने ध्यान से देखा, वही ट्रक के टायर जैसा पैटर्न जैसे नीतीश उस रात आया था। अब मैं हर चीज रिकॉर्ड करने लगा था, ताकि खुद को समझा सकूं कि यह सब कोई सपना नहीं। एक दिन मेरे पुराने ट्रक के डैशबोर्ड से एक फटी पुरानी डायरी मिली जो मेरी नहीं थी। पहला पन्ना खुला और उस पर लिखा था, मेरा नाम नीतीश यादव है। अगर किसी को यह डायरी मिले तो जान लो, गुप्ता ढाबा सिर्फ ढाबा नहीं है, यह उन रास्तों का दरवाजा है जो बंद हो जाने चाहिए थे। पन्ना पलटा। मैं हर बार वहीं जाता हूं और हर बार वापस आकर मरता हूं। अब बात किसी प्रेत, चुड़ैल या साए की नहीं थी। अब यह सब किसी चक्र जैसा लग रहा था जो मुझे खींच रहा था। नीतीश यादव क्या मरा नहीं था, या वो हर 10 साल में लौटता है किसी को साथ ले जाने? ट्रक का रेडियो बंद था। फिर भी अचानक उसमें से आवाज आई, नरेश कहां भागेगा तू? अब ढाबे पर तेरा इंतजार हो रहा है, तेरा खाना तैयार है। उसके बाद जो गाना बजा मैं आज भी नहीं भूल पाया। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, वो गाना जो नीतीश उस रात गुनगुना रहा था। नरेश अब डर से नहीं, सच्चाई से भाग रहा है। उसका पीछा सिर्फ आत्मा नहीं, उस रात की अधूरी कहानी कर रही है। गुप्ता ढाबा अब एक जगह नहीं, एक जाल बन चुका है। अगली सुबह मैं उजाले में ट्रक को एक सर्विस स्टेशन पर ले गया। मैकेनिक ने हंसते हुए कहा, भाई यह रेडियो तो टूटा हुआ है, यह कैसे बच गया? और केबिन के शीशे पर जो उंगलियों के निशान हैं, वो तूने क्यों लगाए हैं? मैंने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर वह मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूं। शायद मैं हो भी रहा था। रात को ट्रक में अकेले बैठकर मैंने नीतीश की डायरी का अगला पन्ना खोला। गुप्ता ढाबा उस दिन बंद नहीं था। वो हर उस इंसान के लिए खुलता है जो अकेला हो, थका हो और जिसके जन्म में कोई पछतावा दबा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मेरे मन में भी कुछ ऐसा था? मैंने सोचा, क्या मैंने कभी किसी की मदद ना करके अनजाने में किसी का नुकसान किया? यादें टटोलने लगी और एक धुंधली रात याद आई। करीब 10 साल पहले उसी हाईवे पर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी खून से लथपथ बीच सड़क पर पड़ा था। मैंने देखा, पर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उस समय डर था पुलिस का, लूट का। मैं बढ़ गया। क्या वह आदमी नीतीश था? अगली रात मैंने ट्रक के डैशबोर्ड में कुछ रखा और कुछ पल बाद जब खोला, वहां एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, तू उस रात रुका नहीं, अब हम रुकवाएंगे। अब मैं हाईवे पर अकेला नहीं था। अब मेरा पीछा किया जा रहा था, मेरे ही डर से, मेरी ही गलती से। अब वो ढाबा यहां जो रात के अंधेरे में दिखता था, एक बार दिन के उजाले में भी दिख गया। वहीं टूटा बोर्ड, वहीं जलती परछाइयां और अंदर एक शख्स, नीतीश। मैंने ट्रक से उतरना चाहा, पर ब्रेक लॉक हो गए। दरवाजा अपने आप खुल गया। ट्रक अपने आप रेंगने लगा ढाबे की तरफ। ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत के खिंचाव में खुद ब खुद ढाबे की ओर बढ़ रहा था। मैंने ब्रेक मारे नहीं लगे, स्टीयरिंग घुमाया जैसे जाम हो चुका था, और फिर ट्रक खुद रुक गया, बिल्कुल उसी जगह जहां 10 साल पहले मैंने नीतीश को लहूलुहान पड़ा देखा था। मैंने गहरी सांस ली। दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया, मानो कोई कह रहा हो, उतर, अब तेरा हिसाब बाकी है। ढाबे का दरवाजा खुला था। भीतर से रोशनी आ रही थी, लेकिन वह बिजली की नहीं थी, जैसे पुराने जमाने की लालटेनें जल रही हो। वहां एक आदमी बैठा था, नीतीश, वही चेहरा, वैसा ही पहनावा, वैसी ही शक्ल, बस आंखें, वह आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी। आ गया, देर कर दी तूने नरेश भाई, 10 साल लग गए, मेरे हंट सूख चुके थे। गला इतना सूख गया था कि बोल भी नहीं पा रहा था। नीतीश की डायरी में जो आखिरी पन्ना था, वो आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है। जिसने देखा और अनदेखा किया, उसका पीछा सिर्फ डर नहीं करता, बल्कि वह जगह भी करती है जहां वह मरा था। अब समझ में आ रहा था, मैं उस रात नीतीश को बचा सकता था, पर मैं भाग गया था और अब वह मुझे भागने नहीं देगा। ढाबा बाहर से टूटा फूटा दिखता है, लेकिन अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे वक्त वहीं थम गया हो। टेबल पर चाय की भाप निकल रही थी, कढ़ाई में तेल उबल रहा था, पर कोई दूसरा इंसान नहीं था। बस नीतीश मुझे घूरता हुआ। यहां आने वाले वापस नहीं जाते नरेश, पर तू कुछ अलग है। तूने मुझे मरते देखा, अब तू हर रात देखेगा कि कैसे मरा था मैं। फर्श के नीचे से अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई खरोच रहा हो, या जैसे कोई जिंदा इंसान जमीन के नीचे दफन हो और बाहर निकलना चाहता हो। मैंने पूछा, यह क्या है नीतीश? उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। हर रात मैं वहीं से बाहर आता हूं नरेश, ताकि तुझे याद दिला सकूं।
किसे छोड़कर तू भागा था? मेरी घड़ी अचानक उल्टा चलने लगी। 11:59 जैसे मैं पीछे लौट रहा हूं, जैसे फिर से वही रात जीने जा रहा हूं। वो रात जब मैंने किसी की जान जाते देखी और कुछ नहीं किया। अब मैं हर रात उसी ढाबे से गुजरता हूं और हर बार वह मुझे बुलाता है। कभी दरवाजा खुला होता है, कभी नीतीश सड़क किनारे खड़ा होता है, कभी ट्रक का रेडियो बिना बिजली के बजने लगता है, और हर बार वही आवाज, अब मत भाग नरेश, अब रुक जा। मैं ढाबे के बीचों बीच खड़ा था। फर्श की दरारों के नीचे से अब आवाजें नहीं, कंपन महसूस हो रही थीं, जैसे कोई नीचे से खिसक रहा हो या जमीन सांस ले रही हो। मैंने डरते डरते नीचे देखा। वहां एक लोहे की जंग लगी पट्टी थी जिस पर लिखा था, खोलना मना है। मैंने धीरे धीरे पट्टी खींची। नीचे सीढ़ियां थीं, लेकिन वह साधारण सीढ़ियां नहीं थीं। वो मिट्टी में खुदी हुई, बेहद पुरानी, जैसे किसी ने उन्हें जल्दी जल्दी बनाकर फिर ऊपर से ढक दिया हो। नीचे जाते ही सड़ांत की गंध आई, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर नीचे एक और कमरा था, वही ढाबा, मगर उल्टा। टेबलें उलटी थीं, कुर्सियां छत से लटक रही थीं, और हर दीवार पर कुछ अजीब से नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बेतहाशा कोशिश की हो। कमरे के आखिर में एक लोहे का दरवाजा था, जैसे किसी जेल का गेट बंद, हरी, और उस पर भी वही शब्द, खोलना मना है। लेकिन इस बार उस दरवाजे के पीछे से कोई सिसक रहा था, नरेश तू आया, मुझे बाहर निकाल। मुझे यहां बंद हुए 10 साल हो गए। मैं नीतीश नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे नीतीश की जगह दफना दिया गया था। मैं पसीने से भीग गया। यह आवाज नीतीश की नहीं थी, यह किसी और की थी, लेकिन मुझे नाम से पुकार रही थी। मैंने जैसे ही दीवार की ओर टॉर्च घुमाई, वहां खून से लिखा था, नरेश तू कायर है, और नीचे तू अगला है। पीछे मुड़ा तो देखा नीतीश वहीं खड़ा था, बिल्कुल शांत चेहरा पर। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। अब जब नीचे आ ही गया है तो क्यों ना सब देख ही ले। दरवाजा खोल नरेश, खोल और देख वो सच्चाई जो तुझसे अब तक छुपी रही। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। भीतर एक छोटी कोठरी थी जिसमें एक कंकाल दीवार से बंधा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थी, और उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। उस कोठरी में दीवार से बंधा कंकाल जो मुझे नरेश कह रहा था, उसके शब्द मेरे अंदर जैसे आग की तरह फैलते जा रहे थे। उसने कहा था, जिस दिन नीतीश मरा था तुझे मरना था, लेकिन तू जिंदा रहा, मेरी जगह जीता रहा। अब तेरा वक्त है। मेरे दिमाग में उलझन थी, क्या मैं ही असली नरेश हूं, या जो 10 साल से यहां बंद है वही असली है? मैं पीछे मुड़ा। नीतीश वहां नहीं था। तभी कुछ यादें तेजी से लौटने लगी। वो रात जब हम दोनों, नीतीश और मैं, एक साथ ढाबे से निकले थे। ढाबे के मालिक से बहस हुई थी किसी बात पर, और फिर याद आया नीतीश ने किसी गड्ढे में मुझे धक्का दिया था। मैं मर गया था, नहीं, या शायद मैं ही नीतीश था। तभी जमीन पर एक पुराना रजिस्टर पड़ा मिला। ढाबे का हिसाब किताब रखने वाला रजिस्टर। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज नीतीश की लाश मिली। नरेश ने पुलिस को बुलाने की बजाय उसे यहीं नीचे गाड़ दिया। शायद डर गया था या पागल हो गया था, पर अब ढाबा बंद हो गया है। मैं कांप उठा तो वह कंकाल नीतीश का था, और मैं ही वह था जिसने उसे दफनाया। अब मुझे सब याद आ गया। मैं ही नरेश हूं। मैंने ही 10 साल पहले नीतीश को गुस्से में मार दिया था, और फिर उसकी लाश को ढाबे के नीचे छिपा दिया। मैं भाग गया था, पर अब जब मैं वापस लौटा तो वो ढाबा मेरे गुनाहों की कब्र बन चुका था। नीतीश की आत्मा नहीं, मेरी अपनी यादें, मेरा अपराध बोध, मेरी सजा, सब मुझे खींच लाए थे। मैं सीढ़ियों से ऊपर लौटा। ढाबा वैसे ही वीरान पड़ा था, हर कोना शांत लेकिन भरा हुआ, जैसे दीवारें मेरे राज्य को अब भी थामे हुए थीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और एक बार फिर हाईवे पर निकल पड़ा, पर अब वह रास्ता मुझे कहीं नहीं ले जा रहा था। हर मोड़, हर मील का पत्थर मुझे वहीं वापस घुमा देता। ढाबे की ओर मैं अब जिंदा हूं, पर एक ऐसे दायरे में फंस चुका हूं जो किसी जेल से कम नहीं। नीतीश की मौत का बोझ अब मेरी आत्मा से ज्यादा मेरे होशों पर हावी है। अब मैं नरेश नहीं हूं, मैं वह हूं जो 10 साल पहले उस ढाबे पर मर गया था। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की कहानी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट में बता देना। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। रोहन भाई मुंबई से, कमल भाई असम से, राजेश कहार भाई ओडिशा से, मोंटी भाई जालंधर पंजाब से, राहुल कुमार मऊ से, शिवा भाई आगरा से, गौरव सिंह भाई गुवाहाटी से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, शरीरना भाई असम से, अमन कश्यप भाई लखनऊ से, रवि निषाद छत्तीसगढ़ से, गोविंद कुशवाहा भाई आगरा से, अमर भाई काठमांडू से, मुरसलीन कुरैशी भाई सहारनपुर से, पवन कुमार भाई राजस्थान से, हेमतो भाई नागालैंड से, नरेंद्र दत्त भाई वेस्ट बंगाल से,
अंकित अग्रवाल सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप हरिकिशन सक्सेना, शशि सक्सेना, अनुष्का सक्सेना हाथरस से, सुशील भाई प्रयागराज से, सागर अंसारी भाई उत्तर प्रदेश से, नंदू विश्वकर्मा इंडिया से, इरफान खान भाई बसंतपुर से, यूसुफ भाई पाकिस्तान से, पॉल जाधव भाई पुणे से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डरावनी कहानी आप तक पहुंचे। फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।